वैदिक मिशन ट्रस्ट के संस्थापक आदरणीय स्वामी धर्मबंधु जी, आदरणीय श्री जे.एस. राजपूत जी, आदरणीय रणधीर कुमार मेहता जी, तमिलनाडु के ला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, अशरफ भाई, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव, विशाल संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे हुए देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए हुए बच्चे, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आभारी हूं आदरणीय स्वामी जी का, जिनके कारण आज इस महाकुंभ में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है। सुना था पहले भी, लेकिन जो दृश्य देखने को मिला है वो वास्तव में अद्भुत है। मुझे लगता है कि समाज में प्रज्ञा के प्रसारक के रूप में राष्ट्र कथा शिविर की चर्चा पूरे देश में हो रही है और इस आज़ादी के अमृत काल खंड में युवा चेतना की जागृति के लिए प्रांसला गांव में हो रहा यह महायज्ञ मुझे लगता है कि देश के अंतस को भी जगा रहा है। युवा साथियों, संपूर्ण जीवन की आधारभूत इकाई मूलतः संकल्प है। अभी जनरल साहब भी आपको बता रहे थे, जीवन के अलग अलग तल पर सफलता असफलता हर कोशिश के पीछे मुझे लगता है कि हमारा संकल्प ही है जो हमें ताकत देता है। आत्मविश्वास, आशा, आकांक्षा और ऊर्जा, ये ऐसी बातें हैं जो संकल्प को जोड़ने वाली इकाइयों के तौर पर जानी जाती हैं। आप कई दिनों से यहाँ हैं, मेहता जी को मैंने थोड़ा सुना, देश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विद्वान आदरणीय राजपूत साहब मंच पर हैं। मैं केवल एक बात कहूँगा कि जीवन में यह हमेशा याद रखिएगा कि ये जीवन महज संयोग नहीं है, जीवन एक उद्देश्य है और आपको जीवन की इन इकाइयों से समाज का निर्माण करना है जहां आप रहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना है और जो सपने हैं इन सपनों को पोषित करना है, सपनों को बढ़ने में सहयोग करना है और अपनी ऊर्जा से इन सपनों को साकार भी करना है। निजी तौर पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश का समाज युवाओं से ही, आप जैसे नौजवानों से ही जीता है और उन्हीं में सांस लेता है। युवाओं का पुरुषार्थ ही समाज और राष्ट्र का पुरुषार्थ है और यह पुरुषार्थ इतना व्यापक होता है, इतना विस्तृत होता है कि हिमालय जैसे ऊंचे लक्ष्यों और समुद्र जितनी गहरी आकांक्षाओं को भी अपनी मुट्ठी में समेट सकता है। मुझे स्मरण है, पिछले कई वर्षों से राष्ट्र कथा शिविर में अनेक ऐसे विषयों पर चर्चा हुई है जो मानव समाज के एक एक क्षण को बदलने की दिशा में अनोखा प्रयास रहा है। आज हमारे सामने अन्य तमाम चुनौतियों के साथ एक बड़ा लक्ष्य भी है और लक्ष्य क्या है? हम अपनी परंपराओं को संरक्षित रखते हुए कैसे नया सृजन करें, बदलते हुए विश्व के साथ मनुष्यता में थोड़ी और मानवता का संचार कैसे करें।
राष्ट्रीय कथा शिविर कार्यक्रम का विवरण देखने के बाद और मेहता जी को सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि आपसे बातचीत क्या की जाए। मुझे लगता है कि अमृत काल में युवा चेतना और नॉलेज इकॉनमी द्वारा कैसे रूपांतरण हो सकता है, इस विषय पर मैं थोड़ी बातचीत आपसे करूंगा। पिछले अनेक वर्षों से दुनिया के विभिन्न देशों में तेजी से बदल रहे विकास के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा हूं और हमारे देश के अनेक राज्यों पर पड़ रहे प्रभाव को भी देखने की कोशिश की है। सामान्य तौर पर पूरी दुनिया को विकसित और विकासशील देशों में बांटा गया है। हम सब जानते हैं कि हम भी विकासशील देश की श्रेणी में हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसके कारण अनेक विकसित देशों को पीछे छोड़कर भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। स्वाभाविक रूप से मन में सवाल उठता होगा कि अब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गए, अभी जनरल साहब कह रहे थे कि दूसरी, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनेंगे? कौन से कारक होंगे, कौन से कारण होंगे जो अगले 25 वर्षों में हमारे देश का भविष्य तय करेंगे? अगर आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि 3 बातें जरूर ध्यान में आएंगी: कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिटिवनेस और हमारे देश का युवा। ये 3 प्रमुख कारक होंगे जो भारतवर्ष का रूपांतरण करने में इन 25 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हम सब जानते हैं कि लगभग हमारे देश की आबादी का 65% युवा ही है। तब हम कह सकते हैं कि 65% आबादी भारत की आज युवा चेतना से, युवा जोश से लबालब भरी हुई है। और ये उस पानी की तरह है जिसे अगर क्यारी ढालकर सही रास्ता दिया गया तो हर एक क्षेत्र तक पहुंचकर उसका कायाकल्प कर सकती है। गुजरात किसी पावन धरती पर सरदार पटेल ने कभी युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था कि देश का कल्याण युवाओं के हाथ में है और हर एक युवक एवं युवती को स्वयं इतनी तालीम, इतनी शिक्षा लेनी चाहिए कि वह राष्ट्र की रचना में, राष्ट्र जीवन में अपना स्वयं का योगदान दे सके। और इसलिए मैं समझता हूं कि युवा को नए तरह से परिभाषित करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि यूथ इज द पावर टू ट्रांसफॉर्म। आप ही बदल सकते हो इस देश को। रूपांतरण की ताकत हर एक पल, हर एक क्षण नया ज्ञान अर्जित करके समाज की क्षमता, कॉम्पिटेंस को बढ़ाने में पूरी तरह समर्थ आप ही है। इसलिए राष्ट्र कथा शिविर में आज सभी युवाओं का और बाकी सज्जनों का, समाज के प्रबुद्ध लोगों का मैं आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा उनसे कि कॉम्पिटेंस लेवल को नए शिखर पर ले जाने के लिए लीक से हटकर युवाओं में अनुभव द्वारा ज्ञान एवं प्रज्ञा के प्रसार पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और कभी आप सब गांधी जी की धरती पर हैं, आप सब जानते हैं कि गांधी जी ने भी कहा कि एजुकेशन विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज यूजलेस। बिना प्रयोग के ली हुई शिक्षा पूरी तरह से बेकार है।
और एक तथ्य मैं आपसे मित्रों आज बताना चाहता हूं कि दुनिया में जितने बड़े लोग हुए उन्होंने कोई बहुत बड़ी डिग्री लेकर के बड़ा काम नहीं किया है। बात मैं महात्मा गांधी से ही शुरू करता हूं। आप में से भी अनेक लोगों को भ्रम होगा, देश और दुनिया को भी भ्रम है कि महात्मा गांधी के पास लॉ डिग्री थी, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी और जोर देकर के इस बात को मैं कह रहा हूं। यहां से हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके गए थे लॉ की पढ़ाई करने, पढ़ाई पूरी नहीं किए। प्रैक्टिसिंग लॉयर का सर्टिफिकेट उन्हें मिला था, लेकिन आज पूरा देश राष्ट्रपिता कहता है। कक्षा 8 में पढ़ते थे, अपने गांव के बगल के स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में एक नाटक दिखाया जा रहा था, सत्य हरिश्चंद्र। नाटक देखने गए थे और उस नाटक से बहुत प्रभावित हुए बापू। घर आए तो रोज शीशे के सामने खड़े होकर के हरिश्चंद्र नाटक के जो डायलॉग्स थे उसकी प्रैक्टिस करते थे गांधी जी। और मैं आपको बताऊं कि मोटे तौर पर उस दिन उन्होंने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य को मैं जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा। और वास्तव में शिक्षा है क्या? अगर आप विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे। ये जीवन की एक यात्रा है और उससे आगे अगर मैं कहूं तो ये जीवन की अंतर यात्रा है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है, विशेष होता है। और मुझे लगता है कि शिक्षकों का, शिक्षण संस्थाओं का भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि उस व्यक्ति विशेष के अंदर जो विशेष चीज है उसको कैसे पहचाना जाए, उसे कैसे जागृत किया जाए। और इसे अंतर्ध्वनि भी कह सकते हैं। और दुनिया में जिसने अपनी अंतर्ध्वनि को पहचान लिया, मैं समझता हूं उसने बड़ा काम किया। और महात्मा गांधी को अचानक इल्हाम नहीं हुआ, उन्होंने अपनी अंतर्ध्वनि पहचानी कि मेरी अंतर्ध्वनि सत्य है। और फिर जीवन पर्यंत चाहे जितनी कठिनाई आई, जितनी विपत्ति आई, बापू ने कभी सत्य को नहीं छोड़ा। तमाम बातें कही जा सकती हैं। देश को आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान महात्मा गांधी का था, और भी अनेक बातें कही जा सकती हैं, लेकिन सबके पीछे जो मूल कारण था वो था सत्य। और इसीलिए उनकी जो जीवनी है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यही उन्होंने लिखा। लेकिन एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लिया हुआ आदमी कितना अनुभवी है, कितना पढ़ा लिखा है। पढ़ने लिखने का मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी से हमने डिग्री ले लिया वही पढ़ा लिखा होगा। कौन कह सकता है कि बापू से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई था? आज दुनिया के किसी व्यक्ति पर इतनी किताबें नहीं लिखी गई हैं या लिखी जा रही जितनी महात्मा गांधी पर लिखी जाती है। और कितना जुड़े थे वो शिक्षा से। दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां भी स्कूल खोला, यहां आए तो गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, यहां से उठे तो वर्धा में जाकर के उस जमाने में महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना की और उसमें देश के मूर्धन्य वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन, उसकी गवर्निंग बॉडी पर थी। कबीरदास, देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए हैं। कबीरदास का नाम आपने सुना होगा। इलिटरेट थे, नाम लिखना भी नहीं जानते थे। उनकी भी अंतर्ध्वनि जगी और उन्होंने पहचाना कि ईश्वर हमारी अंतर्ध्वनि है, भगवान हमारी अंतर्ध्वनि है। और फिर कबीरदास ने जो लिखा है, 1000 से ज्यादा पीएचडी हो चुकी है उनके ऊपर।
कौन कह सकता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे? सचिन तेंदुलकर का नाम आप सब जानते हैं, उनको भी भारत रत्न मिला है। सचिन तेंदुलकर के पास भी हाई स्कूल से ज्यादा की डिग्री नहीं है मित्रों, ध्यान रखो इस बात को। गरीबी में पले थे, पहले उनकी रुचि पिंग पोंग में थी। एक दिन उनकी अंतर्ध्वनि जागी कि नहीं, मुझे क्रिकेट से जुड़ना है, और फिर क्रिकेट से जुड़ गए। और क्या शनिवार, क्या रविवार, क्या होली, क्या दशहरा, क्या ईद, क्या दिवाली कभी नहीं देखा। घंटों प्रैक्टिस करते थे, निरंतर अभ्यास करते थे। और एक समय था जब उनके पास एक ही पतलून थी, सामान्य परिवार के थे, स्कूल से आते थे वही पतलून मां उनकी धुलती थी, और कभी कभी तो गीली पतलून पहन करके ही जा करके घंटों प्रैक्टिस करते थे। आज उनको भी भारत रत्न मिला। उनका व्यवहार देखिए, कौन कह सकता है कि सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे नहीं? जिस तरह का आचरण उन्होंने प्रस्तुत किया है देश के सामने, आज तक एक भी ऐसी बात नहीं कही है जिस पर देश के किसी व्यक्ति ने आपत्ति उठाई हो। अगर मैं विज्ञान की बात करूं, रामानुजम का नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। देश के बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, हाई स्कूल पास नहीं कर सके थे, लेकिन उनकी अंतर्ध्वनि जग गई कि गणित हमारी अंतर्ध्वनि है, जीवन भर गणित को कभी नहीं छोड़ा। न्यूटन का नाम आप सब जानते हैं मित्रों, वो भी कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं आज, जिन्होंने इतनी बड़ी खोज की, यूनिवर्स स्क्वायर, लॉ ऑफ यूनिवर्स स्क्वायर, लेकिन वो गणितज्ञ भी थे, फिजिक्स भी उनको आती थी, कम्युनिकेशन भी उनको आता था। और तब उन्होंने तुक्का भिड़ाया कि जैसे लाइट फैलती है उसी तरह ग्रेविटेशन भी फैलता होगा, और फिर उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आज दुनिया के महान वैज्ञानिकों में उनकी गणना होती है। एक तो मैंने पहली बात कही कि अंतर्ध्वनि आपकी जगे, और केवल अंतर्ध्वनि जगने से नहीं होगा, जो बात जनरल साहब ने कही, फिर उसके लिए निष्ठा के साथ परिश्रम करिए। और तीसरी बात मैंने कही कि जो पढ़ते हो उसका प्रयोग भी करो, केवल किताब पढ़ करके दुनिया में कुछ नहीं किया जा सकता है। और न्यूटन ने वही काम किया, हाथ के प्रयोग से उन्होंने इतनी बड़ी खोज कर दी। आइंस्टाइन का नाम भी आप जानते हैं। हाँ, आइंस्टाइन पढ़े लिखे थे, फिजिक्स में पीएचडी किया था, लेकिन फिजिक्स में पीएचडी के कारण थियरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार उन्होंने नहीं किया। नाम आप भी सुने होंगे। अच्छे अच्छे लोगों को थियरी ऑफ रिलेटिविटी समझने में बड़ी दिक्कत होती है। पीएचडी करने के बाद दुर्भाग्य था उनके पिता बीमार हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्ट्री चलाते थे एक छोटी सी, और मजबूरी में आइंस्टाइन को अपने बाप की दुकान पर बैठना पड़ा। और आइंस्टाइन ने कभी नहीं कहा कि मैं फिजिक्स में पीएचडी हूं इसलिए दुकान पर नहीं बैठूंगा। फिर उसी काम को मेहनत से किया। और आप जानते हैं, ऑटोमेटिक फ्रिज दुनिया को सबसे पहले आइंस्टाइन ने दिया। जिस कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है वो आइंस्टाइन की देन है, हाथों के प्रयोग के कारण। तो एक अंतर्ध्वनि को जगाना, दूसरा मेहनत से उस अंतर्ध्वनि पर निरंतर परिश्रम करना, और तीसरा जो कुछ सीखा है उसका प्रयोग करना। अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं। मेंडिस कक्षा 2 पास थे। गरीबी में हालत इतनी खराब थी कि घर का खर्चा, भोजन नहीं मिल रहा था। अप्रेंटिस करने के लिए एक बुक बाइंडिंग की शॉप थी, उस पर उनके पिता ने लगा दिया कि कुछ पैसा मिलेगा, भोजन करेगा बच्चा और हम भी खाएंगे। उस जमाने में बुक बाइंडिंग इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी।
एक एक पन्ना ध्यान से देखना पड़ता था, पलटना पड़ता था, सटाना पड़ता था। फिर मेंडिस की अंतर्ध्वनि जागी, केवल पन्ना सटाने नहीं, पन्ना पढ़ने भी लगे और दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं। आज समय में मुझे लगता है कि इन 3 बातों का ध्यान रखना मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है, और आपसे मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इन तीनों बातों को ध्यान रखिए। आज बहुत बात हो रही है नॉलेज इकॉनमी। मित्रों, हमें गर्व करना चाहिए कि आज दुनिया नॉलेज इकॉनमी की बात कर रही है। हम बहुत पहले नॉलेज इकॉनमी के कारण ही हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। ये भ्रम निकाल दीजिए कि हमारे यहां सोना बहुत होता था, और वो हमारे शिक्षण संस्थाओं की देन थी। जब दुनिया के पानी के जहाज समुद्र में रास्ता भटक जाते थे, जब आइजैक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि विज्ञान के पास कोई रास्ता नहीं है कि नेविगेशन समुद्र में कैसे करें पानी के जहाज, उससे पहले हमारे पानी के जहाज लॉगरिथम के आधार पर ऐसा यंत्र हमारे देश के लोगों ने बनाया था कि सुदूर अफ्रीका के आगे हमारे पानी के जहाज जाते थे, भारतीय माल लेकर के जाते थे और वहां से सोना लेकर के आते थे। किसी ने उस समय कहा कि सब चुरा के सोना ले जाते हैं भारत वाले। चोरी थोड़े करते थे। हमारे यहां जो उस समय स्टील बनता था दुनिया में, वैसा स्टील कहीं नहीं बनता था। अनेक ऐसी चीजें हमारे यहां बनती थी, वो हम ले जाते थे और वहां से सोना ले आते थे, इसलिए हम सोने की चिड़िया हुए। सिकंदर महान का नाम इतिहास में बहुत लोग लेते हैं। जब पहली बार आए तो मगध की सेना को देख करके वापस जाना पड़ा। उन्होंने अपने खुफिया दूत भेजे हुए थे। उन दूतों ने कहा कि महाराज, हिमाकत मत करिएगा, ऐसी सेना मैंने नहीं देखी। पता नहीं कितने हजार हाथी घोड़े और पैदल तलवार से लैस आपको ललकारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वापस लौट गए सिकंदर, नदी पार नहीं कर पाए। तब उन्हें पोरस मिले पुरराज, उनकी दोस्ती हुई और एक अनमोल भेंट पोरस ने उन्हें दिया। वो क्या था? हमारे यहां निर्मित इग्नोट स्टील, और उससे सिकंदर की सेना की तलवार बनी। फिर सिकंदर वापस आए। तो ये नॉलेज इकॉनमी हमारी पहले थी, हमारे शिक्षण संस्थाओं के कारण थी। बीच के कालखंड में किन्हीं कारणों से मैं उन काले अध्यायों को नहीं दोहराना चाहता, हम रास्ता भटक गए थे। लंबे समय बाद जो देश को जरूरत थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में एक नई सौगात आपको मिली है। यह भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है। और चौथी बात, ये नंबर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये नंबरों के खेल ने देश को बहुत पीछे कर दिया है। हमारे बगल में बच्चा बैठा हुआ है, हमसे सीख लेगा इसलिए हम उसे नहीं दिखाएंगे, इस भावना से बाहर आने की जरूरत है। अब कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की तरफ 4 लोग 5 लोग मिलकर के और दुनिया हम एक ही झटके में बदल देंगे, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। समाज की छोटी से छोटी समस्या 1, 2, 3, 4 चिन्हित करके हमने जो पढ़ा है, जो प्रयोग किया है, एक साथ मिलकर इन समस्या के समाधान का रास्ता हम कैसे बना सकते हैं, मुझे लगता है तब बदल प्रारंभ होगी। आज दुनिया के अनेक ऐसे विश्वविद्यालय हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो योगदान है वहां की इकोनॉमी के लिए $3 बिलियन। कोविड के दौरान जब दुनिया की बाकी देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी
ने कोविड के दौरान $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी का योगदान ह्यूस्टन शहर को दिया। अब हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। होता क्या है कि हम हिंदी हमें पढ़ाई जाती है तो सबको प्रेमचंद ही बनाने की कोशिश होती है। हमारी रुचि नहीं है हिंदी में, हम प्रेमचंद नहीं बनना चाहते। आज मैंने कहा कि प्रायोगिक तौर पर जो व्यवहारिक है वो ज्ञान बच्चे सीखें, ये बड़ा आवश्यक है। और हम में वो मेधा है, वो क्षमता है, हम सब ये कर सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है ये सच है कि आज हम यूनिकॉर्न हो, स्टार्टअप्स हों, दुनिया में हमारा एक स्थान आया है। हम आगे बढ़ रहे हैं। आपस में सामंजस्य स्थापित करना, नई खोज करना, उस खोज के विस्तार में लगना, यह इस समय की आवश्यकता है। और हर क्षण सीखने की आतुरता। हम कथा शिविर में आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो गुजरात का बच्चा क्या जानता है, उससे हमको सीखना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, जम्मू कश्मीर के जो साथी आए उनसे हम क्या सीख सकते हैं। ये देश की 65% आबादी जिस दिन नई खोज शुरू कर देगी, विचारों में जब गतिशीलता होगी, तो दुनिया का कोई देश हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। और इसलिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रायोगिक ज्ञान, अनुभवात्मक ज्ञान के रूप में आप आगे बढ़िए। आज इस राष्ट्र कथा शिविर में उपस्थित युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी पड़ाव पर जीवन के सफलता और पूर्णता के रूप में मत देखिए। समाज एवं राष्ट्र की क्षमता में वृद्धि तभी संभव है जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी होगी और रिसेप्टिविटी भी बनी रहेगी। जब आपके अंदर हमेशा गतिशील होकर सीखने की उत्सुकता एवं आतुरता बनी रहेगी, तभी समाज का व्यक्तित्व अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त कर सकेगा। और जिस नॉलेज इकोनॉमी के निर्माण का संकल्प आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हम सब मिलकर के उसे साकार कर सकेंगे। युवा साथियों, नॉलेज इकोनॉमी का एक दूसरा अर्थ भी है जिसे मैं गतिशील एवं जीवंत समाज के रूप में देखता हूं। नॉलेज इकोनॉमी यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें युवा आबादी ऐसे रास्ते पर चलने के लिए तैयार है जिस पर अभी तक कोई नहीं चला है। ऐसे सेक्टर्स जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया के जितने भी बड़े आविष्कार हुए, मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, वो इन रास्तों की ही देन। जिसने साहस करके पहली बार चलने की कोशिश की है, उसी ने कुछ बड़ा किया। और तभी तो स्वामी विवेकानंद इस अपरिचित यात्रा को युवाओं में साहस के रूप में देखते थे। और कहा भी उन्होंने, यदि तुम्हें जीवन की अभिलाषा है तो उसके लिए प्रतिपल मरना होगा, डरना नहीं। व्यक्तित्व के रूपांतरण पोषण के लिए वैदिक मिशन ट्रस्ट तथा पूज्य स्वामी धर्मबंधु जी जो काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से अद्भुत है। भगीरथ प्रयास मैं कहूँगा इसे। मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। भारत को फिर से उसका गौरव दिलाने में आप सब अपना योगदान दे सकें। इतनी ही बात कहता हुआ, सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ मैं अपनी बात